क्या पढ़े थे बताइए तो, किसी को याद वाद है? आइए। चलो, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। इसका लेक्चर नंबर 3। हाँ, इधर देखो क्या पढ़ाए थे, आरएमएस वैल्यू ना किसका, अल्टरनेटिंग करंट का, ठीक, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, वही शॉर्ट में कहते हैं आरएमएस वैल्यू। तो देखो नेक्स्ट टॉपिक है आपका तो देखिए रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ, ठीक है। तो देखो बाबू, मीन और एवरेज वैल्यू भी हमने इधर, मीन और एवरेज वैल्यू भी हमने दोनों के लिए निकाला था। आइए, ठीक है, किसके किसके लिए, तो मीन और एवरेज वैल्यू निकाला आपका अल्टरनेटिंग करंट के लिए और अल्टरनेटिंग ईएमएफ के लिए भी, ठीक है, दोनों के लिए निकाल लिया। उसी तरीके से आरएमएस वैल्यू भी दोनों के लिए निकालेंगे, ठीक है। तो पहला निकाल चुके हम लोग किसके लिए, अल्टरनेटिंग करंट के लिए, उसकी वैल्यू कितनी आई थी बोलो, आई आरएमएस की वैल्यू कितनी आई थी, पिछला क्लास में निकाले हैं। हाँ, तो 0.707 टाइम्स ऑफ क्या, आई नॉट, ये आई थी, या आप कह सकते हैं आई आरएमएस जो आई थी वो होगा आपका 1/√2 टाइम्स ऑफ आई नॉट। देखो आया था ना, यही आई नॉट बाई √2, यही ना था, ये आपका आया था। इसी जगह √2 का वैल्यू डाल के अगर √2 की वैल्यू से 1 को भाग लगाते हो तो हमारा आता है जो भी वैल्यू है आपका आरएमएस वैल्यू का, ठीक है ना बेटा। तो देखो ये सारी बातें हम लोग कर चुके थे। देखो इसका बाकायदा हम लोगों ने प्रूफ कर लिया था डेराइव्ड करके, किससे, तो इंटीग्रेशन मेथड से, ठीक है। अब आपका आरएमएस वैल्यू किसका, ईएमएफ का, तो सेम आएगा, आपको सेम तरीके से करना है, ठीक है। मैं बस थोड़ा सा दिखा देता, तो लिखिए तो इसमें, इसका पहले डेफिनेशन लिखिए। हम ये सब पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में, ये पढ़ने जा रहे हैं आज, ठीक है। तो लिखिए, जल्दी से हेडिंग डालो ये वाला और लिखो उसमें। तो लिखिए, द आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ, द आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ the RMS value of alternating EMF is that, देखो, that DC voltage which generates same amount of heat, which generates same amount of heat across a resistor in a circuit, across a resistor in a circuit as alternating EMF, as alternating EMF generated across same resistor
across same register in the same circuit and in the same time interval तो देखो बाबू, अगर मान लो एक सर्किट है जिसका रेजिस्टेंस R है, ठीक है, इसमें, और इसके क्रॉस में एक आप AC सोर्स को लगा रहे हो, मान लो किसी टाइम करंट इसमें ऐसा है, ठीक है, मान लीजिए, और इसी सर्किट में इसी रजिस्टर के क्रॉस अगर एक आप DC सोर्स लगा रहे हो, ठीक है, जिसकी पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है, V है, तो जो करंट ये देगा ना बेटा, ध्यान रखना, तो ये वाली जितनी इसके अक्रॉस में हीट किसी एक इंटरवल ऑफ टाइम में, मान लो कोई टाइम इंटरवल आप लेते हो, उसमें t सेकेंड मान लो, उसमें जितनी हीट जनरेट ये करेगी, और सेम चीज़ों को, सेम सर्किट को अगर एक DC सोर्स लगाएंगे और ये भी उतनी ही हीट जनरेट करेगी इसके अक्रॉस में, रजिस्टर के अक्रॉस में, ठीक है, तो वो DC वोल्टेज का जो अमाउंट होगा उसके बराबर ही इस अल्टरनेटिंग EMF का क्या होगा, आपका जो वोल्टेज का अमाउंट होगा उस वैल्यू को आप क्या बोलोगे, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। क्योंकि अल्टरनेटिंग EMF आपको बेटा पता है कि एक प्रकार का कैसा EMF है, चेंज होने वाला है, कांस्टेंट तो रहता नहीं है, तो दैट्स वाई आपका डेफिनेशन इस प्रकार से बनाया गया है, ठीक है। तो मैंने आपको इसको बखूबी करंट में भी समझाया है और EMF में भी समझा दिया। अब इसका फॉर्मूला से एक तो तरीका है आपकी इक्वेट करके दोनों को लंबा प्रोसेस निकालो, या डायरेक्ट एक फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम निकाल सकते हैं, जो पिछला हम लोगों ने अल्टरनेटिंग करंट का निकाला है RMS वैल्यू। तो उसी तरह अल्टरनेटिंग EMF जो आपने यहाँ लगाया E नॉट साइन ओमेगा t, तो ये इस वैल्यू का RMS वैल्यू कितना हो जाएगा, तो देखो E RMS यहाँ डिनोट करेंगे, याद होगा फॉर्मूला मैंने लिखा था, तो पहले तो क्या करना है बोलो, पहले हमें करना है RMS का क्या मतलब है, रूट मीन स्क्वायर, ठीक है, तो पहले तो तुझे स्क्वायर करना है, तो चलो भाई आई स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, इसका फिर क्या निकालना है, मीन, तो आई स्क्वायर dt, इसमें मीन कैसा लगाते हैं, इंटीग्रेशन से निकालते हैं, पता है ये कहाँ से कहाँ, T1 से T2 अपॉन में मीन अभी भी नहीं हुआ, इसी टाइम से इसको भाग दे देंगे, T2 माइनस T1, ये सब बता चुके हैं पिछला क्लास में। और इसका अब क्या, तो देखो क्या बना, पहले तो स्क्वायर वैल्यू करंट, अच्छा सॉरी करंट का क्यों निकाल रहे हैं हम, यहाँ EMF है ना, कोई बात नहीं है, इस चीज़ का बस ये करना है ना बाबू, हाँ, यहाँ हो जाएगा E स्क्वायर dt, ठीक है। तब देखो E स्क्वायर dt, तो पहले तो स्क्वायर करना था, दूसरा फिर उसके बाद आपको उसका मीन वैल्यू निकालना है, तो E स्क्वायर dt, उसको इंटीग्रेट कर दो T1 से T2, इस इंटरवल ऑफ टाइम में छोटे छोटे जितने EMF में चेंज आएगा उसके द्वारा जितनी हीट प्रोड्यूस होगी उस सब का क्या हो जाएगा, मीन वैल्यू, ठीक है। तो इसका ये मीन निकल गया, अब फिर बताओ क्या निकालना है, इसका रूट, तो रूट निकालना है, तो इस सब का वैल्यू को इसको रूट में डाल लो या पावर क्या कर दो 1/2। अब इसी को सॉल्व करते हैं तो हमारा वैल्यू आता है, ऑलरेडी हम पिछला में करंट में कर चुके हैं, ठीक है, इसमें डायरेक्ट हम वैल्यू लिखेंगे। अगर आपको आता है कि फाइंड द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ किसका, अल्टरनेटिंग EMF, तो सेम तरह का चीज़ ये इसमें आप करेंगे, तब जाके आंसर तक पहुँच जाएगा, जो आपका 3-4 मार्क्स का जो भी क्वेश्चन रहेगा उसमें, ठीक है। हम ऑलरेडी एक कर चुके हैं, इसका डायरेक्ट हम वैल्यू लिख रहे हैं, ठीक है। तो E RMS आ जाएगा बेटा कितना, तो E RMS आ जाएगा तुम्हारा E नॉट बाई रूट 2, जैसे कि वहाँ क्या आया था I नॉट बाई रूट 2, यहाँ क्या हो जाएगा E नॉट बाई रूट 2, ठीक है। और E RMS की वैल्यू इसके पॉइंट में 0.707 टाइम्स ऑफ E नॉट, ठीक है। तो और करके ये भी आप लिख सकते हैं, एक और चीज़ लिख सकते हो कि और करके
कि ERMS कितना होगा, तो देखो इसमें से बेटा, इसमें 100 से गुना कर दो तो परसेंटेज निकल जाएगा, तो कितना देगा 70.7। तो ERMS इक्वल टू होगा 70.7% ऑफ क्या, तो पीक अल्टरनेटिंग वोल्टेज या EMF, ठीक है। तो इस पीक वैल्यू का इतना परसेंट कहलाता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू उसका, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग EMF दोनों क्या है, चेंज होते रहता है, उसका मैग्नीट्यूड चेंज होते रहता है। तो याद रखना घर में जो आता है हम लोगों के, वो कितना वोल्ट आता है, अल्टरनेटिंग करंट 220 वोल्ट। तो 220 वोल्ट जो बेटा वो वैल्यू है, वो आपको क्या लगता है कौन सा वैल्यू बताया जाता है, RMS वैल्यू बताया जाता है। जहाँ भी करंट की वैल्यू, अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर का जो न्यूमेरिकल होगा, करंट की वैल्यू दिया होगा, आपको वोल्टेज की वैल्यू दिया होगा, तो वोल्टेज या करंट तो कांस्टेंट तो है नहीं, बदल रहा है, तो उसकी कौन सी वैल्यू दिया रहता है, याद रखना, लिखा रहे ना लिखा रहे आपको पता होना चाहिए। ना भी लिखा है तो आपको पता होना चाहिए कि अगर डायरेक्ट हमको कोई न्यूमेरिकल में एक वैल्यू दे रहा है कि इतना वोल्ट अल्टरनेटिंग EMF दिया जा रहा है सर्किट को, तो आप क्या क्या समझेंगे उसका कौन सा वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है। तो याद रखना, जब जब जिक्र नहीं होता है, चाहे बिना जिक्र किए अगर वैल्यू बताया जाता है किसका, अल्टरनेटिंग EMF या अल्टरनेटिंग करंट का, तो याद रखना वो वैल्यू कौन सा होता है, तो होता है हमारा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है। तो लिख लीजिए, इसका डेरिवेशन कर चुके हैं पिछले क्लास में। चलिए तो बाबू ये जो है आपको, अरे फ्रेंडशिप के बिना तो कोई एकाध को रहता ही है सबसे सबका, तो देख लीजिएगा जिनका जिससे बाबू, ये मजाक का चलो अलग बात है, लेकिन मजाक मस्ती नहीं, सीरियसली कह रहे हैं हम, तो सीरियस नोट की जो भी क्लास आपका छूट जाता है तो उसको बैकअप करना आपका ही काम बनता है, ठीक है ना। नहीं तो मान लो वो वाला दिन का छूट गया, उस कंसेप्ट से अगर हमारा क्वेश्चन आएगा तो फिर दिक्कत होगी। आइए तो नेक्स्ट है बेटा क्या चीज़ आपका, तो नेक्स्ट है यहाँ पर देखो, मैंने RMS वैल्यू, एवरेज वैल्यू करेंट का भी और EMF का भी मैंने निकलवा दिया, ठीक है। ये था एक तो पार्ट आपका। अब आगे है यहाँ से सर्किट्स, मतलब अल्टरनेटिंग सर्किट्स पढ़ेंगे। तो पहला पढ़ेंगे कि जो सर्किट सिर्फ अल्टरनेटिंग सर्किट ऐसा जो सिर्फ क्या कंटेन करे, रेजिस्टेंस। फिर पढ़ेंगे क्या कंटेन करे, इंडक्टर, ठीक है। पहले रजिस्टर वाला, फिर इंडक्टर वाला, और फिर लास्ट में कैपेसिटर, ठीक है। अब फिर तीनों का कॉम्बिनेशन RLC सर्किट बनेंगे। तो R सर्किट बोलते हैं सिर्फ रजिस्टर अगर रखता है अल्टरनेटिंग सर्किट, तो उसको बोलते हैं R सर्किट। दूसरा को क्या बोलेंगे, तो दूसरा को बोलते हैं L सर्किट, जिसको कि हम कहते हैं इंडक्टर, ठीक है। और तीसरा हमारा C सर्किट, जिसको बोलेंगे कैपेसिटर बनी रखेगा, ठीक है। तो अगली हेडिंग डालिए अल्टरनेटिंग सर्किट्स, अगली हेडिंग यही होगी। तो देखो अल्टरनेटिंग सर्किट्स, इसमें पहला पढ़ेंगे हम लोग क्या, तो अल्टरनेटिंग सर्किट कंटेनिंग रजिस्टर ओनली, ठीक है बाबू। सिर्फ रजिस्टर रखेगा, मतलब इसको R सर्किट भी बोलते हैं। ये वाले को पहले पढ़ना है। तो देखो जैसे मान लो एक सर्किट है जिसमें सिर्फ रजिस्टर है और इसके क्रॉस आपने एक अल्टरनेटिव सोर्स को लगा दिया, ठीक है। ये कितना है, तो E0 sin ओमेगा t, ठीक है। अब किसी टाइम का हम करंट इसमें बना सकते हैं कि ऐसा जा रहा है, लेकिन हर पल ये चेंज हो रहा है, कभी ऐसे जा रहा है, कभी फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे चेंज होते रहता है। तो ये आपका R के क्रॉस का ये सर्किट है, ठीक है। अब समझिए द अल्टरनेटिंग, प्लीज़ सिर्फ देखो अभी बाबू, बाद में मैं नोट्स बनवा दूंगा।
द अल्टरनेटिंग EMF applied across the रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस कितना है R, तो E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। मान लो इसको इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, बात नहीं। E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, ये ऑलरेडी हम जान रहे कि यही लगाया गया है इसके क्रॉस में। अब देखो एक्चुअली में हमें देखना क्या है, तो समझना EMF और करंट के बीच का क्या कैसे रिलेशन है, क्या मतलब होता है किसी इस सर्किट में, यही देखना। जैसे रेजिस्टिव सर्किट है तो जो वोल्टेज तुम लगा रहे हो उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा जो करंट इसमें डेवलप होगा, वो करंट का क्या फेज है ना, फेज में क्या डिफरेंस आता है कि सेम फेज में रहता है, ये देखेंगे। फिर उसका फेजर डायग्राम, अब हम लोग वेव फॉर्म डायग्राम ये सब बना के देखेंगे, ठीक है। तो देखो जैसे E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, ये तो तुमने EMF लगाया, तो करंट कैसे पता होगा, तो भाई इसमें करंट जो जा रहा होगा उसका इक्वेशन कैसे लिखोगे, तो द अल्टरनेटिंग करंट डेवलप्ड इन द सर्किट कितना हो जाएगा। तो तुम्हें जब पता है बाबू कि सर I इक्वल टू होता है E बटे R, होता है ना बेटा। तो ये आपको हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी से ही जानते हैं, है ना, कि EMF बटे रेजिस्टेंस ये हमें क्या देता है, करंट, ओम्स लॉ से, ठीक है। तो यहाँ से देखिए I जो डेवलप होगा अल्टरनेटिंग, ये भी अगर ये EMF अल्टरनेटिंग इन द नेचर है तो करंट भी कैसा होगा, अल्टरनेटिंग इन द नेचर। ऐसा तो है नहीं कि हम अल्टरनेटिंग EMF लगाएंगे लेकिन हमको STD करंट, DC करंट मिलने लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो I जो होगा वो EMF जो इक्वेशन है वो डालो, E0 साइन ओमेगा टी अपॉन में क्या डालेंगे, R। तो यहाँ से आपका I इक्वल टू E0 अपॉन में R साइन ओमेगा टी, ये क्या है कि यही तो हमारा, बोलो अच्छा इस वैल्यू का मैक्सिमम, देखो I मैक्सिमम कब होगा, जरा देखना बेटा प्लीज समझना। क्या E0 का वैल्यू, E0 क्या है बोलो तो, पीक वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग EMF जो कि आपने लगाया, अप्लाई करा है। R क्या है, सर्किट का रेजिस्टेंस। क्या ये दोनों में चेंजिंग आएगा क्या टाइम के साथ, नहीं, ये वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा। बाबू I का वैल्यू चेंज किसकी वजह से हो रहा है, ये साइन ओमेगा टी की वजह से। टाइम अलग अलग टी समय पे टाइम पड़ेगा अलग अलग, तो साइन उस ये पूरे का वैल्यू क्या आएगा अलग, और डिफरेंट वैल्यू की वजह से ये करंट क्या है, डिफरेंट चेंज हो रहा है। तो साइन ओमेगा टी का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है, मैक्सिमम क्या वैल्यू होती है उसकी और मिनिमम क्या होती है, मैक्सिमम 1, ठीक है, मिनिमम -1। समझ में, मतलब -1 से 1 के बीच वेरी करता है, समझ में आ रहा है। -1 कब होता है, 180 डिग्री पर, और साइन 0 पर कितना होता है, 0, साइन 90 पे 1, और -1 180 पे, ये लड़का वही है, इसको हम देख रहे हैं। 180 पे भी 0 होता है, 270 पे -1, ठीक है, तब समझिए, कोई बात नहीं है। लेकिन इतना बात सही इस बच्चे ने सब इधर से सबने बताया क्या कि -1 से 1 के बीच वेरी करता है, ठीक है बेटा। तो मैक्सिमम वैल्यू तो आपका 1 होता है, तो देखो मैक्सिमम वैल्यू को, इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो इसका भी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो ये मैक्सिमम वैल्यू 1, तो 1 पड़ेगा। तो बताओ ध्यान से कि I0 जो होगा मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर होगा, E0 बटे R के। समझ में आ रहा है, मैं लिख देता हूँ बाकायदा, रुक जाओ एक सेकेंड, मैं लिख देता हूँ इसको, रुको, क्या चीज़ देखते चलो कि फॉर द मैक्सिमम करंट इन द सर्किट द वैल्यू ऑफ
साइन ओमेगा टी शुड बी इक्वल टू किसके होना चाहिए, 1 के होना चाहिए ना। तो आप डाल दो आई नॉट का वैल्यू कितना, पिक करंट को हम मैक्सिमम करंट को मान लेते हैं, इस करंट का नाम देते हैं आई नॉट। तो आई नॉट इक्वल टू ये 1 होना चाहिए, तो क्या मिल जाएगा, ई नॉट बटे आर। बहुत अच्छे। तो यहाँ से देखो आई का वैल्यू आ गया, इसको तो लिख दिया आई नॉट, इसको लिख दिया साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो ये मिल गया हमको इक्वेशन 2। अब देखते चलो आराम से, इजीली आप देख सकते हो कि इक्वेशन 1 देखो, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और इक्वेशन 2 देखो आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्या ध्यान से देखिए बेटा, दोनों साइन के फॉर्म में ही है, तो हम दोनों का कंपैरिजन कर सकते हैं, यू कैन। तो कैसे कंपेयर करोगे, तो देखो ध्यान से, क्या फेज तो यही ना होता है, फेज यही होता है। तो ओमेगा टी है, वहाँ भी क्या है, ओमेगा टी है। तो ओमेगा टी है, तो बताओ ओमेगा टी में प्लस और माइनस कुछ है क्या, नहीं है, मतलब फेज का डिफरेंस नहीं है, सेम फेज में है। जिस फेज में आपका वोल्टेज चलेगा उसी फेज में क्या चलेगा, करंट भी चलेगा। ठीक है, तो हमको ये शो आउट हो रहा है, तो ज़रा इसको लिख लेते हैं पहले। तो देखो कि फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 द current will be in the same phase as the EMF। क्योंकि देखो फेज डिफरेंस की अगर बात करें बेटा, ध्यान से देखना, तो फेज डिफरेंस जो ब्रैकेट में होता है ओमेगा टी आपके पास था, दोनों इक्वेशन आप जान रहे हैं, दोनों ओमेगा टी ही है। तो ओमेगा टी में से ओमेगा टी को घटाओगे, मतलब फेज डिफरेंस हम किसका देख रहे हैं, करंट का विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज। फिर से मैं लिख देता हूँ इस बात को भी, देखो द फेज डिफरेंस ऑफ अल्टरनेटिंग current with respect to applied alternating voltage या EMF। तो वो कितना है, तो वही फेज डिफरेंस हम लोग देख रहे हैं। तो बताओ वोल्टेज वाला में क्या था, ओमेगा टी, तो ओमेगा टी लिख दीजिए। और करंट वाले में भी क्या है, ओमेगा टी, तो ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी, फेज डिफरेंस कितना है, 0। तो दोनों सेम फेज में है, तो कभी भी फेज डिफरेंस नहीं मिलेगा। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ से आप लिखना शुरू करें, फिर आगे का काम करेंगे। ठीक है, लिखो देखिए इधर देखना बेटा, मेन चीज मैंने लिख दिया है। अगला देखो, वेव फॉर्म डायग्राम। सर ये क्या होता है और क्यों बनाते हैं, ये भी देख लीजिए। तो देखो जैसे देखो जैसे
आप मान लो ये बनाए हो किस चीज़ का, तो ये EMF का बनाए हो, ठीक है। साइनोसॉइडल होता है क्योंकि आपको पता ही है कि ये सर इसका जो इक्वेशन है वो कितना है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। अच्छा ओमेगा टी में बेटा ध्यान रखना प्लस फाई माइनस फाई या प्लस फाई की जगह कुछ भी हो सकता है, नंबर ये एंगल में होगा, तो वो अगर रहता ना तो ये 0 से स्टार्ट नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से। देखो यहीं से होगा। तो देखो ऐसा है तो फिर आई कैसा होगा, तो आई थोड़ा सा कम, कैसे, तो यहाँ मैं देख तो ऐसा लिखता हूँ, आई इक्वल टू क्या था, ई नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी। बेटा इसी को तुमने क्या बोला था, आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो आपको पता है कि ई नॉट आई नॉट की वैल्यू ई नॉट से क्या होगा, कम होगा, क्योंकि आर से भाग लग जाता है। तो पीक करंट उतना नहीं जाएगा, थोड़ा कम, लेकिन फेज सेम होगा। तो फेज सेम होगा तो देखो इसको दूसरे कलर से मैं दिखा दे रहा हूँ, चलो इससे दिखा देते हैं, ठीक है। इधर देखिए, ठीक है ना, उतनी नहीं जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू थोड़ा कम रहेगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन है, देखो यहाँ लिख देते हैं, ये इक्वेशन है आपका I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। यही है वेव, क्या, वेव फॉर्म डायग्राम। इस पे क्या क्या चीज़ है बेटा बोलो, इस पे तुम्हारा है, इस पे देखो क्या क्या था, इस पे था हमारा E है और I है, ठीक है। और इस पे अपना क्या चीज़ है, तो टाइम है, टाइम, ठीक है। ये दोनों के बीच का ग्राफ है। नेक्स्ट है तुम्हारा क्या चीज़, तो फेजर डायग्राम। तो देखो बेटा, देखो x ये y, देखो रोटेटिंग वेक्टर से एंटी क्लॉकवाइज ऑसिलेशन पढ़े हो अगर हैं ठीक से, थोड़ा बहुत याद होगा, से रिप्रेजेंट इसको किया जाता है। अगर नहीं याद है तो यहाँ समझ लो, जैसे मान लो दो रोटेटिंग वेक्टर लेंगे, एक करंट के लिए और एक आपका EMF के लिए। याद रखना उस रोटेटिंग वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो EMF का अगर ले रही हो तो EMF का पीक वैल्यू के बराबर, और करंट के लिए ले रहे हो तो करंट के पीक वैल्यू के बराबर, मतलब E नॉट और I नॉट के बराबर, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अगर E नॉट की बात करें तो E नॉट अगर ओमेगा टी क्या है, ओमेगा एक एंगुलर वेलोसिटी है, उसमें टाइम से गुना करोगे तो क्या मिल जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब एक एंगल है ना वो। तो कहीं ना कहीं ध्यान से देखना बेटा, ये आपका देखो, अगर इस EMF को मैं इस तरह से डिनोट करता हूँ, देखना इस तरह से, ठीक है, तो करंट भी उसी फेज में है, करंट भी आपका उसी फेज में है। तो देखो करंट को हम उसी फेज, उसी पे थोड़ा कम से दर्शा देंगे, ठीक है। ये आपका E नॉट है, और ये क्या हो जाएगा, I नॉट। और देखो इसका जो प्रोजेक्शन है किस पे, Y एक्सिस पे, हमेशा याद रखना। देखो कैसे, ठीक है, ये एंगल कितना है, तो ये एंगल है ओमेगा टी, ठीक है। तो याद रखना रोटेटिंग वेक्टर, देखो E नॉट से हमने E नॉट से एक्स एक्सिस के साथ E नॉट से E नॉट का कितना एंगल बनाया, ओमेगा टी, एंटी क्लॉकवाइज। तो याद रखना सेम फेज में होता है, तो इसीलिए
ये इसका भी एंगल कितना हो गया ओमेगा टी ही, लेकिन इसकी वैल्यू पीक वैल्यू क्या होगी थोड़ी छोटी, ठीक है। और उसका दोनों का वाई एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन होगा वो उसका इंस्टेंटेनियस बताएगा, मतलब ये बताएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी जो कि ई के बराबर होता है, और ये क्या बताएगा बाबू आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब खुद समझ सकते हो, देखो कोई भी वेक्टर क्लास 11 में पढ़े हो कि कोई भी x और y में अगर प्लेन में एक वेक्टर है, मान लो f वेक्टर, ठीक है, जिसकी मैग्नीट्यूड है स्मॉल कैपिटल F ही रखते हैं, चलो ठीक है, और ये एंगल है तुम्हारा थीटा, तो तुम्हें पता है इसका दो प्रोजेक्शन हो सकता है। ये कितना बेटा, ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, बोलो ये वाला कंपोनेंट f cos थीटा, ये वाला क्या होता है f sin थीटा। वैसे ही देखो ई नॉट का ये वाला हो जाएगा एक क्या हो जाएगा ई नॉट कॉस ओमेगा टी, ये वाला क्या हो जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी। वही तो मैंने लिखा है, हमें यही चाहिए ना, कॉस वाला तो नहीं चाहिए। कॉस के टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन हम शुरू से किसके टर्म में रिप्रेजेंट करते आ रहे हैं, साइन के टर्म में, तो वही इसलिए उसे वही ले रहे हैं, ठीक है। और ये वाला का देखो इसका प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी, इधर हो जाएगा कॉस वाला, तो ये रिप्रेजेंट कर दिए। तो ये है आपका, इसको बोलते हैं क्या फेजर डायग्राम, और इसको क्या बोलते हैं वेव फॉर्म डायग्राम। तो प्लीज नोट डाउन करिए। देखिए तो बेटा हमने अभी देखा कौन सा सर्किट, एसी सर्किट में, मतलब अल्टरनेटिंग सर्किट का, एसी का, अल्टरनेटिंग करंट को भी एसी शॉर्ट में बोलते हैं, और अल्टरनेटिंग सर्किट को भी एसी बोलते हैं, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो अल्टरनेटिंग सर्किट में पहला हम लोग देखा ऐसा सर्किट जो सिर्फ क्या रख रहा है रजिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट तो लिखिए, तो दूसरा वाला हेडिंग डालिए, अल्टरनेटिंग सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली। लिखिए दूसरा अल्टरनेटिंग सर्किट, देखो मैं लिख रहा हूँ अल्टरनेटिंग सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली, इंडक्टर ओनली, ठीक है, मतलब सिर्फ इंडक्टर रखेगा, ठीक है बाबू। अगर आपका यहीं पे पढ़ना होता, आप जेई और नीट पढ़ रहे होते, इसमें ये तीनों तो पढ़ेंगे ही अकेला अकेला वाला, अब फिर दो दो का ग्रुपिंग करके, ठीक है, फिर आपका आरएलसी तीनों का एक साथ, ठीक है, और फिर पैरेलल सर्किट भी पढ़ा जाता है जेई के लिए, तो और फिर उसके बाद उस पर एप्लीकेशन वाइज क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन आपका बोर्ड्स के लिए काफ़ी है तीनों अलग अलग, फिर आरएलसी सर्किट, ठीक है। तो पहले देखो फर्स्ट वाला पढ़ चुके हैं, दूसरा पढ़ रहे हैं। देखिए सिर्फ इंडक्टर रखा है, तो इंडक्टर को ऐसे बनाते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ पिछला चैप्टर में, ठीक है। और इसके अक्रॉस आपने एसी सर्किट लगा दिया है, एसी ईएमएफ लगा दिया है, सर्किट कह रहे हैं, तो इस ईएमएफ का मान लेते हैं, ईएमएफ को डिनोट कर देते हैं ई नॉट साइन ओमेगा टी से। तो किसी टाइम में इस पे करंट कुछ ऐसा है, ठीक है, आई, ये मान लेते हैं इसका इंडक्टेंस कितना है एल, ठीक है। पिछला चैप्टर अभी भी पढ़े हैं इंडक्टर का इंडक्टेंस, मतलब है ना, किसी कॉइल का इंडक्टेंस कैसे होता है निकालते हैं, ये हम लोग को पता है। अब आता है कि बाबू ध्यान से समझना, सुनो, ये सारी बात जैसे ही हो गया तो फिर से हमें क्या देखना है, वोल्टेज और करंट के बीच का रिलेशन, ठीक है, कंपेयर करेंगे। तो वोल्टेज तो हमें दिख रहा है कि ये है, अब करंट हमको निकालना है, इसके लिए हमें सारा जुगाड़ लगाना है, मतलब कि हम डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। तो देखो तुझे ये भी पता है कि अगर तुमने अल्टरनेटिंग ईएमएफ लगाया है तो ये इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है समय के साथ, ये दोनों चेंज हो रहा है। आपको ये भी पता है, पिछले चैप्टर से ईएमआई पढ़ चुके हैं, तो पिछले चैप्टर में ये पढ़ा है आपने कि किसी इंडक्टर का, किसी कॉइल के
एक्रॉस, अगर उससे लिंक्ड होने वाली करंट बार बार चेंज हो रही है तो मतलब उसमें प्रोड्यूस होने वाला अंदर में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, इसका मतलब क्या चेंज हो रहा है? फ्लक्स चेंज हो रहा है। अब फ्लक्स चेंज हो रहा है तो क्या हो जाता है? एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, पता है तुम्हें। अब ये ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है तो ईएमएफ जैसे इंड्यूस्ड होता है तो फर्दर चेंज को ही क्या करता है? अपोज करना शुरू कर देता है। तो याद रखना, द ईएमएफ, या ऐसा लिखो बेटा, द इंड्यूस्ड ईएमएफ। समझने की कोशिश करेंगे ना तो फिजिक्स का हर एक चीज़ अपने आप में क्लियर करता है कि मैं क्या कंसेप्ट हूँ और कैसे उसको पढ़ना है। अगर ढंग से पढ़ते हैं ना तो फिजिक्स से सब कुछ समझ आता है, ईजिली समझ आता है, याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो देखिए द इंड्यूस्ड ईएमएफ, और सिलेबस भी बेटा ऐसा बनाया गया ना कि एक चीज़ जो जान रहे ना उस पर बेस्ट आगे है तो बेहतर है। देखो जैसे इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे, वो पढ़ा दिया पिछला चैप्टर, इस चैप्टर में उसका यूटिलाइजेशन है, समझ में आ रहा है कि द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द इंडक्टर। ठीक है बाबू, ये आप कैसे निकालेंगे? तो आपको पता है पिछला चैप्टर से कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। ईएमएफ इक्वल टू क्या होता है? फॉर्मूला बताओ, माइनस एल डी आई बाई डी टी। याद है ना, पिछला चैप्टर मैंने कराया है। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो जाएगा? माइनस एल डी आई बाई डी टी। सुनना, ये किसका अपोज करेगा? तो अप्लाइड ईएमएफ का, उसमें जो चेंज हो रहा है उसका अपोज करता है फर्दर। ठीक है, तो देखो द इंड्यूस्ड ईएमएफ opposes the further change in current। ठीक है, तो ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होगा वो इस तरफ से होगा, ऐसा है ना, ऐसा बनाएगा अपने आप का। करंट को सेटअप करता है इसमें कि फर्दर जो करंट इसके वजह से चेंज हो रहा था उसी को क्या करेगा? अपोज करेगा। तो अगर करंट की डायरेक्शन ये वाला को मैं ऐसा अभी दिखाया हो तो उस इंस्टेंट पे ईएमएफ जो करंट प्रोड्यूस करेगा वो कैसा करेगा? अपोज करेगा, आपको पता है। तो द इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेस द फर्दर चेंज इन द करंट इन सर्किट। ठीक है, तब बताओ कैसे निकालोगे? तो इसको लिख देते हैं बेटा, देखो ना ऐसा, ई इंड्यूस। ठीक है, मैं ऐसा लिख दे रहा हूँ, ई इंड्यूस। ठीक है, तो बताओ कैसे लिखोगे? तो सुनना, जो ईएमएफ अप्लाई करे हो, ठीक है, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ का क्या होगा? वो उसका ये क्या होगा? नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो इंड्यूस्ड जो अप्लाइड ईएमएफ है वो कितना है? ई नॉट, बोलो, साइन ओमेगा टी इक्वल टू माइनस ऑफ क्या? ई इंड्यूस्ड, वो कितना है? माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो बार बार लिखने, एक बार चलो लिख देते हैं, एल डी आई बाई डी टी। ठीक है बेटा, तो यहाँ से देखो एल डी आई बाई डी टी, इसको ही इधर ले आए, इसको इधर ले गए, ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब आपको पता है कैसे करोगे? तो डी आई को एक तरफ रखो, ठीक है, और उधर ले जाओ सब कुछ को, तो कितना आ जाएगा? ई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। ठीक है, और एल छूट रहा है तो एल क्या हो जाएगा? नीचे। एल को क्या कर दें? नीचे। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, अब बेटा इसके बाद हमको निकालना है करंट। खुद सोचो, ये इक्वेशन तुमको मिल गया, अब इसके बाद आपको निकालना है करंट निकालना है तो क्या कर सकते हैं? डी आई से आई तक कैसे पहुंच सकते हैं? इंटीग्रेट। अगर आई से डी आई जाना है तो डिफ्रेंशिएट, हमको पता है, तो इसको इंटीग्रेट कर दो। तो देखो, इंटीग्रेट बोथ साइड्स कर दो।
तो इधर डी आई का इंटीग्रेशन, इधर हो जाएगा आपका ई नॉट बाई एल, तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इधर हो जाएगा साइन ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन। तो जरा आपको पता है ये क्या हो जाएगा, डी आई का इंटीग्रेशन आई। अब बेटा इधर ई नॉट बाई एल, खुद बताओ साइन ओमेगा टी का कॉस, कौन सा, निगेटिव या पॉजिटिव, निगेटिव, माइनस का कॉस ओमेगा टी बाई में ओमेगा, पता है ना जो कोफिशिएंट होता है वो बटे में जाता है, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का कॉस ओमेगा टी, ठीक है, अब बटे में ओमेगा, ये आपका आ जाएगा। तो देखते चलो फिर यहाँ से आई इक्वल टू आपका आ जाएगा ई नॉट, देखो ओमेगा को बाहर ले लो, ओमेगा एल बाहर क्या मतलब इस यहाँ पे एक साथ लिख दिया, ये माइनस के साथ और साथ में आ गया कॉस ओमेगा टी, ठीक है। एक और बात सुनना जरा, एक चीज और मैं यहाँ कर देता हूँ शुरू में ही, क्या कि द अप्लाइड ईएमएफ टू द सर्किट, ये क्या था, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, इसको इक्वेशन क्या मान ले 1, शुरू में ही कर दिए, ठीक है। और यहाँ से फिर फर्दर हम लोगों ने ये सारा प्रोसेस को कर दिया, ठीक है। अब देखो ये पहुँच गए हम लोग यहाँ तक, ध्यान से देखिए, I इक्वल टू माइनस ई नॉट बाई ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी। अब देखो बेटा वहाँ पर क्या था, साइन ओमेगा टी, यहाँ पर क्या है, कॉस ओमेगा टी। क्या कंपेयर कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, इसको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा साइन में। एक तरीके से लाएंगे तब ना हम आपको, तब ना हम लोग क्या करेंगे, क्या फेज में अंतर है, क्या है, कैसे दोनों में ईएमएफ में और करंट में ही हम कंपेयर कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, तो आई इक्वल टू देखिए माइनस ई नॉट बाई ओमेगा एल, देखो कॉस ओमेगा टी को साइन में अगर लिख रहा है तो 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, पता है ना कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो इसको क्या लिख सकते हो, साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, तो ये चीज़ क्या बन जाएगा, कॉस ओमेगा टी। अब माइनस को ले जाओ अंदर, तो माइनस को अगर आप अंदर ले जाएंगे तो आपका आ जाएगा ई नॉट बाई ओमेगा एल साइन, माइनस साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, है ना बेटा। तो माइनस को अगर अंदर ले जाओ तो ये सारा चीज़ दोनों का साइन पलट जाएगा, तो साइन पलटेगा तो क्या करोगे, ओमेगा टी पॉजिटिव हो जाएगा, पाई बाई 2 क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब देखो सज गया, ठीक है ना। अच्छा एक और बात, द पीक करंट जैसे वहां निकाले थे बाबू, ऐसे ही यहां पर पीक करंट कितना हो जाएगा, द मैक्सिमम करंट, या ऐसा लिखो, फॉर द मैक्सिमम करंट द वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 शुड बी इक्वल टू, जैसे वहाँ लिखे थे, किसके बराबर होना चाहिए, 1 के। ये किसके बराबर होना चाहिए बेटा, 1 के। ये पूरी वैल्यू बताओ, क्या ई नॉट चेंज होगा, नहीं, ओमेगा चेंज होगा, नहीं, एल चेंज होगा, नहीं, तो चेंज क्या होगा, सिर्फ इसके वजह से। तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1। अगर 1 हो जाएगा तो बताओ उसी चीज़ को तुम क्या लिख रहे हो, आई नॉट, तो आई नॉट ये 1 हो गया तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, ई नॉट बाई ओमेगा एल। तो यहाँ से आई का फॉर्मूला फाइनली क्या आ गया, आई नॉट, बोलते चलो, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ध्यान से देखो इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 को देखो और इक्वेशन 2 को देखो, क्या लग रहा है, फेज का डिफरेंस है। वोल्टेज में क्या है, ओमेगा टी है, यहाँ क्या है, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। क्या रजिस्टर के केस में था, नहीं, वहाँ ओमेगा टी था। तो बेटा ध्यान से देखो, उससे ये कितना से लैग कर रहा है, पीछे, माइनस का मतलब होता है पीछे, लैगिंग विथ फेज एंगल पाई बाई 2, इससे लैग कर रहा है। कोई दिक्कत
नहीं। तो अब इसको फाइनली हम लोग लिखेंगे, देखो देखिए फ्रॉम, जैसे वहाँ लिखे थे इक्वेशन 1 and 2 we can see that the current in the circuit is lagging with phase angle pi by 2 behind the EMF। ठीक है, तो भाई फेज डिफरेंस जो है वो भी हम निकाले थे, तो देख लो। तो द फेज डिफरेंस ऑफ करंट विथ रेस्पेक्ट टू वोल्टेज या EMF। देखो फेज डिफरेंस वहाँ भी निकाले थे, यहाँ भी निकाल लेते हैं। बताओ उसका फेज कितना था, ओमेगा टी, इसका फेज कितना है, माइनस ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। इसको कर दो तो ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का पाई बाई 2। तो फेज का डिफरेंस कितने का है, पाई बाई 2। सुनो ध्यान से, ये वैल्यू पॉजिटिव आया है कि निगेटिव, पॉजिटिव आया। इसका मतलब क्या है कि आगे कौन है, तुम किसके फेज से किसके फेज को घटाए हो, वोल्टेज के फेज से करंट के फेज को, बेटा ध्यान से समझना, घटाए हैं। मतलब वोल्टेज का फेज लीड कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू करंट, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर यही निगेटिव आता है तो मतलब करंट का फेज लीड करता है विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज, कोई दिक्कत नहीं। तो अब बाकी चीज़ों को आप धनाधन सबको लिख लो। इधर देखो, इधर पहले सर्किट डायग्राम बनाना है, इधर देखिए पहले, फिर यहाँ से इक्वेशन 1 तक लिखना है, फिर आपको इधर का पूरा लिखना है। ठीक है, और लास्ट में जो ये है ये चीज़, ये बॉक्स के अंदर मैं लिख देता हूँ, ओहो, जिसको आपको लिखना है, समझ आया, इसको लास्ट में क्या कर रहे हैं। ठीक है, इसको लास्ट में, सब उल्टा, हाँ ठीक है। चलो अब लिखिए, रुक जाओ। लिखिए, इधर देखो अब इसका वेव फॉर्म डायग्राम और फेजर डायग्राम, फिर इसके बाद आता है आपका रजिस्टिव सर्किट, RLC सर्किट, ये सब आगे करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे यहाँ से शुरू करें। पहले इसको नोट कर लेना तब जाना, ये नहीं कि छोड़ देना। ठीक है।